जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। हमने रेक्टिफायर के एरिया स्टार्ट किया हुआ था और हमने रेक्टिफायर की डेफिनेशन को देखा, रेक्टिफायर की टाइप्स को देखा, हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को देखा। इसी तरह फुल वेव रेक्टिफायर में फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर को हमने स्टडी किया और आज का हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। तो अब देखते हैं कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या है। याद रखें लास्ट टाइम हमने फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर को देखा था, जहाँ पे एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता था और यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर उसमें यूज़ किया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और जिसकी वजह से उस रेक्टिफायर का जो साइज़ है और जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी वजह से हमने सेंटर टेप रेक्टिफायर को फिर यहाँ पर मतलब उसको ओवरकम जिसने किया है वो आके फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ने ओवरकम किया है सेंटर टेप रेक्टिफायर को। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें जो करनी है डेफिनेशन, पहले वो फुल वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन करनी है कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर होता है जो कंप्लीट इनपुट एसी सिग्नल को कन्वर्ट करता है किसमें, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट सिग्नल में। यानी कंप्लीट इनपुट एसी सिग्नल को जो कन्वर्ट करे पल्सेटिंग डीसी आउटपुट सिग्नल में, उसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर है। आपके सामने डेफिनेशन है, देखिए कि रेक्टिफायर इन विच कंप्लीट इनपुट एसी सिग्नल कन्वर्टेड इनटू पल्सेटिंग डीसी आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन ये तो हो गई फुल वेव रेक्टिफायर की। अब हम देखते हैं कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, इसे ब्रिज क्यों कहा जाता है। याद रखें कि इसमें 4 डायोड्स यूज किए जाते हैं और 4 डायोड्स इस तरह से यूज किए गए होते हैं, उनको इस तरह से अटैच किया गया होता है कि वो एक वेटस्टोन ब्रिज की फॉर्म जो है ना वो बना रहे होते हैं। वेटस्टोन ब्रिज एक फॉर्म कर रहे होते हैं, ये एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम उसे नाम क्या देते होते हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। देखेंगे अब फुल वेव रेक्टिफायर हमने डेफिनेशन में अब क्या यूज किया है, अ फुल वेव रेक्टिफायर इन विच 4 डायोड्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म द शेप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, या ये क्लोज लूप फॉर्म करें तो उसे भी हम नाम क्या देते हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को। याद रखें ये इलेक्ट्रॉनिक डीसी पावर सप्लाईज होती हैं उनमें वाइडली ये यूज किया गया होता है। देख लें, दिस सर्किट इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डीसी पावर सप्लाई। तो हमारा जो थीम होगा इस टॉपिक, हमारा थीम वही होगा जो हमारे प्रीवियस टॉपिक चल रहे थे रेक्टिफायर्स वाले, वही थीम है हमारा। सबसे पहले हम डेफिनेशन को कवर करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग, और वर्किंग में 2 स्टेप्स को डील करेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव साइकिल को और एक दफ़ा नेगेटिव साइकिल को, और फिर उसके बाद वेव डायग्राम 4th नंबर पे, और उसके बाद लास्ट पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस को आपने डिस्कस करना है। तो देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप पे डेफिनेशन हो गई, सेकंड स्टेप पे कंस्ट्रक्शन, थर्ड स्टेप पे वर्किंग, फोर्थ स्टेप पे वेव डायग्राम, फिफ्थ स्टेप पर इसके फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और आज इसका एक 6th स्टेप भी है, वो हम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो है ना वो इसका देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के। तो लेंगे 6 स्टेप्स में हमने अपना आर्टिकल ये कंप्लीट करना है, जिसमें से हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो वाइंड अप हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, कंस्ट्रक्शन। तो लेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या था, मैंने आपको बताया था कि फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है इसकी कंस्ट्रक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये वही है सेम टू सेम जिस तरह हमारे प्रीवियस आर्टिकल्स में था, एक ट्रांसफार्मर हो गया। सेकंड पीएन जंक्शन डायोड होंगे, और कितने होंगे आपको पता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने थे, एक, फुल वेव सेंटर टेप में 2, और यहाँ पर कितने होंगे, 4 पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट जो है वो लोड रेजिस्टेंस होगी। तो अब सबसे पहले वन बाय वन ट्रांसफार्मर पे बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का आपको पता है 2 वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अब वन बाय वन प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग वो होगी जो इनपुट एसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड होगी, और वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड विद द मेन एसी सप्लाई उसे हम नाम क्या देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होगी जो कि लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होगी, उसे हम नाम क्या दे रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर माइंड में रखिए ये बात कि यहाँ पे कोई सेंटर टिप ट्रांसफार्मर जो है वो यूज नहीं किया गया, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसकी उससे टिपिंग्स नहीं ली गई। ये देख लें कि हियर द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज नॉट सेंटर टेप्ड, वो सेंटर टेप नहीं है, यहाँ पे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज नहीं किया गया। क्लियर हो गया। अच्छा, और यहाँ पे एक और बात याद रखें कि यहाँ पर इसकी फिगर में मैंने आपको बताया कि 4 पीएन जंक्शन डायोड्स कनेक्टेड हैं, और याद रखिए जो 4 में से दो डायोड जो है ना वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। पैरेलल मीन क्या है कि वो सेम डायरेक्शन में अटैच किए गए हैं, दो उनके जो पेयर्स हैं ना वो सेम डायरेक्शन में अटैच किए गए हैं। तो ये बात माइंड में रखिएगा कि पेयर ऑफ डायोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो पैरेलल हैं, यानी 2 डायोड पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। और इसी तरह जो दूसरे 2 डायोड होंगे वो भी सेम डायरेक्शन में होंगे, वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल।
क्लियर हो गया। इस तरह ये जो 4 डायोड्स हैं जिनको लेबल किया गया है, डायोड का नाम दिया गया है D1 से लेकर D4 तक, यानी D1 D2 D3 D4, ये आपस में सीरीज में है। याद रखिएगा आपस में ये किस में है, सीरीज में है। लें जी, तो आप सामने एक फिगर है यहाँ पे देखें, ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की फिगर है, जिसमें देखें सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, उसकी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग पे देखिए इनपुट एसी सिग्नल यहाँ से अप्लाई हो रहा है, ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, उसका नेगेटिव साइकिल हो गया। सेकेंडरी वाइंडिंग के फिर वही दो टर्मिनल है, एक ए टर्मिनल है और एक बी टर्मिनल। ये 4 डायोड्स इस तरह से कनेक्टेड हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्लोज लूप की फॉर्म कर रहे हैं। ये हमने कहा कि जो लेबल किए गए हैं D1 से लेकर D4 तक, यानी D1 D2 D3 D4, ये आपस में किस में है, तो ये देख लें आपस में क्या है, ये आपस में इस सीरीज में है। बात समझ आ गई, आपस में इस सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर हो गया। और जो मैंने बात की थी कि पेयर ऑफ डायोड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, तो D1 और D3 देखें तो ये सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल हैं। D2 और D4 देखें तो ये भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना, सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है। ओके हो गया, तो इसकी क्या होगी, सर्किट डायग्राम। लेकिन जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का जो प्रैक्टिकल सिंबल होता है, जो प्रैक्टिकल या इंडस्ट्री में जो यूज किया गया होता है, वो देखें वो ये वाला सिंबल होता है। एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो इस शेप का होता है। क्लियर। इसका अगर आपको ये देखें तो ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये वाला, ये कॉर्नर देखें तो यहाँ पे कट सा लगा हुआ है इस कॉर्नर में। क्लियर। ये याद रखें, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, आउटपुट का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो उसके अपोजिट है ये वाला, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। वो मतलब कट वाला पॉजिटिव हो गया, कट वाला कॉर्नर, और ये वाला क्या हो गया, ये नेगेटिव आउटपुट के लिए। और ये जो बाकी दो होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दो किस लिए होते हैं, ये दो इनपुट के होते हैं। तो लेकिन हमारे दो स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमने डेफिनेशन कहा, सेकंड स्टेप पे कंस्ट्रक्शन, अब थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है हमारा, वर्किंग का है। और वर्किंग में हम दो चीज़ें कवर करेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव साइकिल को और एक दफ़ा नेगेटिव साइकिल को। तो फिर वही कि वर्किंग में हम देखते हैं कि डायोड हमारे क्या होता है, एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होती है, एक ही डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करवाता है। तो लेकिन हम अपने फर्स्ट स्टेप पे आते हैं कि वर्किंग के फर्स्ट स्टेप पे। तो फिर वही बात कि हम यहाँ पे फिगर को देखते हैं कि यहाँ पे देखें तो आपके सामने एक फिगर है। तो फिगर में देखेंगे जब प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट एसी सिग्नल प्रोवाइड किया गया होता है और उसका पॉजिटिव साइकिल, ये देखें पॉजिटिव साइकिल को शेड किया गया है, नेगेटिव अनशेडेड है। इट मींस पॉजिटिव साइकिल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का ए टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव, और बी टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव। तो जैसा कि हमें पता कि हमने कन्वेंशनल करंट का फ्लो करवाना है, और कन्वेंशनल करंट किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो लेंगे यहाँ से करंट ने स्टार्ट किया फ्लो करना ए टर्मिनल से। क्लियर। अब इसका एंड कहाँ पे होना है, बी टर्मिनल पे होना है, इधर नेगेटिव पे होना है। तो करंट ने यहाँ से स्टार्ट किया फ्लो करना। तो जब इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे, ये कोई नोड पॉइंट है, इस पॉइंट पे आ गया जब करंट, अब उसके बाद दो पाथ हैं, वो डायोड D1 की तरफ भी जा सकता है और डायोड D4 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन वो किधर जा रहा है, डायोड D1 की तरफ। डायोड D4 की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, याद रखें कि यहाँ से पॉजिटिव है, लेकिन डायोड D4 जो है ये उसका क्या है, आगे एन रीजन है, इधर पी रीजन है, और ये क्या है, एन रीजन, ये कैथोड टर्मिनल है, इधर नेगेटिव चार्ज है, उधर क्या है, पॉजिटिव। इट मीन ये क्या हो रहा है, रिवर्स बाइस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो रहा है, तो डायोड D4 क्या हो रहा है, रिवर्स बाइस। लेकिन अगर डायोड D1 को देखें तो ये पॉजिटिव है, बट डायोड D1 का ये रीजन कौन सा है, ये पी रीजन है, तो इट मीन ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो डायोड D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस। तो मैंने आपको बताया था कि करंट हमेशा वो पाथ अडॉप्ट करता है जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम से कम होती है। तो ये अगर ये फॉरवर्ड बाइस है तो ये क्या हमें करेगा, ये बहुत लेस रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करेगा। तो इट मींस करंट जो है वो डायोड D1 से पास करेगा। अच्छा, डायोड D1 से फ्लो करके वो यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे। करिए, अब इस पॉइंट पे पहुंचकर फिर उसके पास दो पाथ हैं, वो लोड रेजिस्टेंस की तरफ भी जा सकता है और डायोड D2 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन वो किधर फ्लो कर रहा है, लोड रेजिस्टेंस की तरफ। डायोड D2 की तरफ क्यों नहीं फ्लो कर रहा, पहले तो ये बात मैंने आपको अभी कंस्ट्रक्शन में बताया था कि ये दोनों डायोड्स पैरेलल हैं, डायोड D2 और D4। जिस तरह एक बिहेव करेगा उसी तरह दूसरा बिहेव करेगा। अगर D4 रिवर्स बाइस है तो D2 भी रिवर्स बाइस है, देख लेते हैं। देखो वो पॉजिटिव आ रहा है चार्ज, इधर आगे क्या है, इधर एन रीजन है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो रहा है। इट मीन ये रिवर्स बाइस है, जिसकी वजह से करंट इधर फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। लेकिन ये तो करंट जो है वो डायोड D1 से लोड रेजिस्टेंस की तरफ जाता हुआ, लोड रेजिस्टेंस से फ्लो करता हुआ फाइनली यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे आ गया। फिर अब देखें तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इधर डायोड D3 की तरफ भी जा सकता है और डायोड D4 की तरफ भी जा सकता है। अब D4 का भी ये पी रीजन है और इधर भी क्या है, पी रीजन है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि वो इधर क्यों नहीं गया। तो याद रखें करंट ने अपना पाथ कंप्लीट करना है। अगर वो इधर जाएगा तो आगे फिर अगेन पॉजिटिव है, तो उसका पाथ कंप्लीट नहीं होगा। तो उसने अपना पाथ कंप्लीट करना है तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इस वजह से जो करंट है वो यहाँ से किधर गया, वो यहाँ से डायोड D3 की तरफ गया, और D3 से हो तो वो फाइनली वो देखे अपना पाथ किधर कंप्लीट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये करंट जो है जब पॉजिटिव साइकिल प्रोवाइड करते हैं तो ये करंट इस तरह से फ्लो किया कि
ए से डायोड D1 की तरफ, डायोड D1 से लोड रेजिस्टेंस की तरफ, लोड रेजिस्टेंस से होता हुआ डायोड D3 की तरफ, और D3 से होता हुआ फाइनली अपना पाथ किधर कंप्लीट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें तो डायोड कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बाइस हुए हैं, डायोड D1 और डायोड D3। ये जो पेयर था ना डायोड का, ये फॉरवर्ड बाइस हो रहा है। लेकिन ये जो पेयर है डायोड D2 और D4 का, ये क्या हो रहा है, रिवर्स बाइस हो रहा है। इट मींस डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस हो रहे हैं, तो ये हमें बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस शो कर मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और डायोड D2 और D4 को देखें तो ये रिवर्स बाइस है, तो इट मींस ये हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग का। लेकिन तो वर्किंग का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब हम अब क्या प्रोवाइड करेंगे, जब नेगेटिव साइकिल प्रोवाइड करेंगे, तो वो जरा देखें नेगेटिव साइकिल को। तो ये देखें, ये फिगर आपके पास आ गई। अब हम नेगेटिव साइकिल प्रोवाइड करते हैं, ये इनपुट एसी से है। अब जरा देखिएगा, अब हम इस पे नेगेटिव साइकिल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जरा देखें, पॉजिटिव जो साइकिल था अब उसे हमने अनशेड कर दिया और नेगेटिव साइकिल को शेड कर दिया है। इट मींस जब नेगेटिव साइकिल आया है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर, तो अब जरा देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग का ए टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव। पहले ये क्या था, पहले ये पॉजिटिव था, अब ये क्या हो गया, नेगेटिव। और बी टर्मिनल जो कि पहले नेगेटिव था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो लें जी, अब कन्वेंशनल करंट ने फ्लो करना है और वो इधर से फ्लो करेगा, शुरू इधर से करेगा, बी से, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो बी से हम ए की तरफ जाएंगे, वो नेगेटिव है। तो लें जी, करंट ने स्टार्ट किया यहाँ से फ्लो करना। इस पॉइंट पे आके हम ये देखें, उसके बाद दो पाथ हैं, डायोड D2 की तरफ भी जा सकता है, डायोड D3 की तरफ भी जा सकता है। डायोड D2 की तरफ जा रहा है, D3 की तरफ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि देखिए इधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इधर पॉजिटिव है, तो ये तो फॉरवर्ड बाइस हो रहा है। लेकिन इधर क्या है, नेगेटिव है, एन रीजन है। ये वर्टिकल लाइन ये एन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एन रीजन है, तो इट मीन ये डायोड क्या हो रहा है, रिवर्स बाइस हो रहा है। तो अब आपके फौरन माइंड में जाना चाहिए कि अगर D3 रिवर्स बाइस हो रहा है ना, तो इट मीन डायोड D1 भी क्या हो गया, रिवर्स बाइस, क्योंकि ये पैरेलल डायोड्स हैं। पैरेलल डायोड जो है ये जो जो एक डायोड एक जैसा काम करेगा, सेम उसका पैरेलल डायोड जो है वो भी वैसे ही बिहेव करेगा। तो अगर D3 रिवर्स बाइस हो रहा है, तो D1 भी क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा। ले उसको हम आगे भी देखेंगे। तो आपको पता चल गया कि डायोड D2 जो है ये फॉरवर्ड बाइस हो गया है, तो यहाँ से करंट ने फ्लो किया, फिर यहाँ पे पहुंच गया। अब इस पॉइंट पे पहुंच के D1 फिर क्या हो रहा है, इधर एन रीजन है, इधर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आगे नेगेटिव है, एन रीजन है, तो ये रिवर्स बाइस हो रहा है। मैंने कहा था कि D3 रिवर्स बाइस है, तो ये भी क्या है, रिवर्स बाइस। तो ये रिवर्स बाइस हो रहा है, ये हमें ज्यादा रेजिस्टेंस शो करवा रहा है। इस वजह से करंट इधर नहीं फ्लो करेगा, करंट अपने मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ जो है उसे अडॉप्ट करेगा। तो करंट जो है वो यहाँ से इधर ही देखें, करंट ने फ्लो किया लोड रेजिस्टेंस की तरफ, और लोड रेजिस्टेंस से फाइनली होता हुआ ये देखें, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंच गया करंट। अब फिर उसके बाद दो पाथ हैं। अब वो डायोड D3 की तरफ भी मूव कर सकता है, D4 की तरफ भी जा सकता है। अगर तो D3 की तरफ जाए, तो फिर आगे वो जिधर वो एंड होगा, फिर वो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो उसने अपना एंड कहाँ पे करना है, नेगेटिव पॉइंट पे, नेगेटिव टर्मिनल पे एंड उसने करना है। तो लिहाजा करंट जो है वो फ्लो करता है डायोड D4 से, तो वो फाइनली अपना पाथ किधर कंप्लीट कर रहा है, ए टर्मिनल पे। तो लें जी, कन्वेंशनल करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कहाँ से किया, बी से, और एंड कहाँ पे हुआ, ए पर। तो अब अगर इस स्टोरी में देखें तो कौन कौन से रजिस्टर्स, कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बाइस हुए और कौन कौन से डायोड रिवर्स बाइस हुए, तो देखते हैं। डायोड D2 और D4 ये फॉरवर्ड बाइस थे। आप ज्यादा अगर और बेस्ट काम करना चाहें तो डायोड D2 और D4 को ये देखें ना, उसका इंटरनल पार्ट जो है ये शेडेड है, इन्हें शेडेड रखें और इन्हें अनशेड कर दें। इनको अंदर से आप मतलब शेड ना करें, इन्हें अनशेड, जो रिवर्स बाइस है ना उन्हें क्या कर दें, अंदर से अनशेड कर दें, ताकि फिगर में शो हो रहा हो। क्लियर हो गया कि ये रिवर्स बाइस हैं, डायोड D1 और D3 रिवर्स बाइस हैं, ये ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। और डायोड D2 और D4 ये फॉरवर्ड बाइस थे, तो हमें ये बहुत लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके हो गया। तो हमने वर्किंग में देखा कि पॉजिटिव साइकिल भी डील किया और नेगेटिव साइकिल भी डील किया। लेकिन जी हमारे थीम के कितने स्टेप्स हो चुके हैं, आई थिंक 3 हो चुके हैं। पहले में हमने डेफिनेशन कवर की है, सेकंड में कंस्ट्रक्शन को क्लियर किया है, और थर्ड में हमने वर्किंग किया, और वर्किंग के 2 स्टेप्स हो गए हैं। ले जी, फोर्थ स्टेप कौन सा था, सोचें जरा माइंड में। फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, फोर्थ स्टेप हमारा फिल्ट्रेशन, बल्कि सॉरी वेव डायग्राम का था। तो लेकिन जी अब वेव डायग्राम पे मूव करते हैं कि वेव डायग्राम हमारा फोर्थ स्टेप जो है। तो वेव डायग्राम जरा देखिए इसकी, यहाँ पे देखिए ये जो मेंशन है आपके सामने, फर्स्ट वेव फॉर्म मेंशन की गई है, ये वाली साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। तो ये इनपुट एसी सप्लाई है, VAB। क्लियर, ये इनपुट वोल्टेज है हमारे। आप यहाँ पे बेशक यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इनपुट एसी सप्लाई, इनपुट एसी वोल्टेज। वो ये साइनोसाइडल वेव है। एक्स एक्सिस पे आप टाइम को रिप्रेजेंट करवाएं, इधर टी को रिप्रेजेंट करवाएं। वाई एक्सिस पे इधर आप मेंशन कर दे VS को, यानी सप्लाई वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज। ओके हो गया। लेकिन तो जब पॉजिटिव साइकिल आया, तो कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बाइस से, आपको याद होगा डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बाइस से, तो ये उनकी आउटपुट शो करवाई गई है। नेगेटिव साइकिल आया तो ये रिवर्स बाइस से, इन्होंने काम ही नहीं किया, ये देखें हमें आउटपुट मिली नहीं, या वेव फॉर्म को नहीं मिली। फिर पॉजिटिव साइकिल आया, फिर ये फॉरवर्ड बाइस हो गया डायोड D1 और D3, हमें वेव फॉर्म मिली।
नेगेटिव साइकिल आया फिर ये रिवर्स बाइस हो गया D1 D3, कुछ भी नहीं मिला। फिर पॉजिटिव आया फिर वो फॉरवर्ड बाइस हो गया। लें जी, तो जब नेगेटिव साइकिल आया था तो ये रिवर्स बाइस हो गए थे और दूसरे फॉरवर्ड बाइस हो गए थे। ये देखिए D2 और D4 क्या हो गया नेगेटिव साइकिल में, फॉरवर्ड बाइस हो गया। लेकिन पॉजिटिव जब था तो उस वक्त ये क्या थे, रिवर्स बाइस, हमें कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, नेगेटिव में ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, फिर पॉजिटिव साइकिल आया फिर ये रिवर्स बाइस हो गया D2 D4, क्लियर, हमें कुछ भी नहीं मिला। जब फिर नेगेटिव साइकिल आया फिर ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, हमें आउटपुट मिली। तो जरा लास्ट में देखो ना, हमें कंटिन्यूअसली आउटपुट मिल रही है, मतलब ये D1 D3 की है, ये D2 D4 की है, ये फिर D1 D3 की है, ये D2 D4 की है। तो हमें कंटिन्यूअसली एक वेव फॉर्म मिल रही है। तो ये देखें, हमें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर भी हमें फुल वेव प्रोवाइड कर रहा है, पल्सेटिंग डीसी प्रोवाइड कर रहा है, प्योर डीसी नहीं है, इसमें रिपल्स हैं। ओके हो गया। एसी के कंटेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इसमें, प्योर डीसी में एसी के कंटेंट्स प्रेजेंट हैं, इसी वजह से हम इसे क्या नेम दे रहे हैं, इसे हम पल्सेटिंग डीसी का नेम दे रहे हैं। लेंगे तो यहाँ पे आप पल्सेटिंग डीसी से प्योर डीसी कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम जरा देख लेते हैं। लेकिन जिस तरह प्रीवियस टॉपिक में हम इसे डिस्कस कर रहे थे, सेम इधर भी हम वैसे ही डिस्कस करेंगे। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की देखिए ये सेकेंडरी वाइंडिंग किसके साथ कनेक्टेड है, रेक्टिफायर। आप यहाँ पे बेशक लिख सकते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब यहाँ पे आपने बताना है कि ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। इनपुट देखें तो साइनोसाइडल वेव एसी सप्लाई थी, आउटपुट में हमें क्या मिली है, फुल वेव पल्सेटिंग डीसी मिली है। ये देखिए फुल वेव पल्सेटिंग डीसी। अब पल्सेटिंग डीसी से आपने प्योर डीसी ऑब्टेन करनी है तो उसे फिल्टर से पास करवाएंगे। ले जी, फिल्टर आप ये बेशक यहाँ पे शो करवा सकते हैं, टी फिल्टर, आप पाई फिल्टर यहाँ पे। ओके हो गया। तो इनपुट पल्सेटिंग डीसी थी फुल वेव, यहाँ पे देखें उसने रिपल्स को रिमूव किया तो यहाँ पर कुछ इस तरह की हमें शेप मिलनी शुरू हो गई। बट ये प्योर डीसी नहीं है, स्टेडी डीसी नहीं है या स्मूथ डीसी नहीं है। फर्दर आगे वोल्टेज रेगुलेटर के प्रोसेस से पास करवाएंगे और ये देखें एक स्ट्रेट लाइन प्योर डीसी जो है वो हमें मिल गई। और आगे कोई भी लोड हो सकता है जिसे हम इसे यूज, याद रखिए पल्सेटिंग डीसी को भी वैसे यूज किया जाता होता है। पल्सेटिंग डीसी को ये जो रिलेज होती है ना, रिलेज, ये हमारी प्रोटेक्टिंग डिवाइस होती है, जैसे हमारे घरों में सर्किट ब्रेकर लगा होता है या फ्यूज लगा होता है, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ना रिलेज लगी होती है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। तो रिले जो होती है पल्सेटिंग डीसी से ऑपरेट होती है। बात समझा कि रिले किससे ऑपरेट होती है, पल्सेटिंग डीसी से ऑपरेट हो रही होती है। तो लेंगे हमारा ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप कि हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर में अपने ये कवर कर रहे थे कि हम प्योर डीसी किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। यानी यहाँ पे हमने जस्ट ये बताना होता है कि हम फिल्टर अपने सर्किट में किस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो ये देखें, ये सबसे पहले वही शंट कैपेसिटर फिल्टर के कैपेसिटर जो है, ये किस तरह आपको पता है कैपेसिटर क्या काम कर रहा होता है। कैपेसिटर एसी को पास करवा सकता है बट डीसी को ब्लॉक कर लेता है, क्लियर। तो ये फिल्ट्रेशन इस तरह से करता है। आगे इंडक्टर इनपुट एक एलसी फिल्टर है। इंडक्टर क्या काम करता है, इंडक्टर डीसी को पास करवाता है, एसी को ब्लॉक करता है। ओके हो गया। कैपेसिटर यहाँ पे क्या काम करेगा, कैपेसिटर क्या करता है, एसी को पास करवा लेगा लेकिन डीसी को ब्लॉक कर देगा। मतलब जब ये एसी को पास करवाता है ना तो इधर ग्राउंडेड का सिंबल होता है, ग्राउंड, वो एसी तो ग्राउंड हो जाती है, डीसी ये रोक लेता है, क्योंकि हमें आउटपुट पे डीसी चाहिए, प्योर डीसी चाहिए, तो हमने किसी तरह से एसी को रिमूव करना होता है। तो वो एसी को ये पास करवा के इधर से ग्राउंड कर देता है। इसी तरह इंडक्टर, ये जो है ना इंडक्टर, हमने इसी किसी ना किसी तरह एसी को रोकना है तो ये डीसी को तो पास करवा देता है, एसी को स्टॉप कर लेता है, लेकिन फुली एसी को ये स्टॉप नहीं कर सकता, उसके कुछ रिपल्स को ये रिमूव कर देता होता है, फिर वो अपना नेक्स्ट सिग्नल इसको देता है। इस तरह ये कुछ रिपल्स को रिमूव करके आउटपुट पे हमें ये प्रोवाइड कर देता है। तो नेक्स्ट सबसे ज्यादा वाइडली यूज जो किए जाते हैं वो पाई फिल्टर है, ग्रीक लेटर पाई वाली इसकी शेप है। देखें दो कैपेसिटर है, एक इंडक्टर, इसे सीएलसी फिल्टर भी कहते हैं, सीएलसी यानी दो कैपेसिटर यूज किए गए होते हैं। तो आपको फिर आइडिया हो गया होगा कैपेसिटर क्या काम करता है, एसी को यहाँ से पास करवा देता है, डीसी को ब्लॉक कर लेता है। इंडक्टर क्या काम करेगा, डीसी को पास करवा देगा, एसी को ब्लॉक कर लेगा। कैपेसिटर ये वाला क्या काम करेगा, ये एसी को पास करवा के ग्राउंड कर देगा और डीसी को ब्लॉक कर लेगा, स्टॉप कर लेगा, तो वो हमें आगे प्योर डीसी मिल जाएगी। ओके हो गया। लें जी, तो हम सर्किट में किस तरह से यूज करते हैं, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये देखें ट्रांसफार्मर यूज किया गया, इनपुट एसी सप्लाई है। तो यहाँ पे रेजर वायर कैपेसिटर या इसे स्मूथ कैपेसिटर भी कहते हैं। स्मूथ कैपेसिटर के जो एक्चुअली हमें स्मूथ डीसी प्रोवाइड करता है, इस वजह से इनके दो नेम्स होते हैं, रेजर वायर कैपेसिटर या स्मूथ कैपेसिटर। आपको पता है इसकी दो प्लेट्स होती हैं, पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ये देख लें। तो मैं जब भी हमेशा आपको बताता हूँ कि आपने जब फिल्टर अटैच करना हो तो याद रखिए हमेशा फिल्टर लोड रेजिस्टेंस से पहले अटैच करना है। यहाँ पे जस्ट कैपेसिटर लगाया गया है, आप अगर पाई फिल्टर को अटैच करना चाहें तो एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया, एक कैपेसिटर आप यहाँ पे लगाएं और इधर एक इंडक्टर लगा दें यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई फिल्टर अटैच होगा। टी फिल्टर लगाना है तो टी फिल्टर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दो इंडक्टर लगाएं, एक कैपेसिटर इधर लगा दें, वो भी यूज कर सकते हैं। तो लें जी, यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म ये जरा शो की गई है, ये देखें, ये जो डॉटेड लाइन में है, ये वाली डॉटेड लाइन में, ये डॉटेड लाइन है और ये सॉलिड लाइन है। जो डॉटेड लाइन में है, डॉटेड लाइन में याद रखें ये रेक्टिफायर की आउटपुट है जो कि फिल्ट्रेशन से पहले है, यानी कि विदाउट फिल्टर है, ये फिल्टर हुई नहीं है, ये वाली, ये पल्सेटिंग डीसी आ रही है ये वाली।
और ये जो ऊपर आपको सॉलिड लाइन मिल रही है, ये वाली सॉलिड लाइन, ये जब कैपेसिटर लगाया गया है, यानी ये आउटपुट है विद फिल्टर्ड और ये आउटपुट है विदाउट फिल्टर्ड। ओके हो गया। चलो मैं यहाँ पे भी थोड़ी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो दो लाइंस वर्टिकल लाइंस जो है ये शो करवा रही हैं जिस रीजन को, इतने रीजन में याद रखें ये जो कैपेसिटर लगा होता है ये चार्ज हो रहा होता है, ये वाला यहाँ पर इस रीजन में कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। और ये वाला जो रीजन होता है ये वाला, ये देखें जहाँ पर काम नहीं कर रहा होता डायोड, ये वाला, उस वक्त कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है, फिर फर्दर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज, फिर तो इस तरह इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से जो है ना ये रिपल्स को रिमूव कर रहा होता है। बात समझ आ गई? तो होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कैपेसिटर को सॉरी हमने फिल्टर को किस तरह से अटैच करना है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में। लेकिन जो हमारा लास्ट स्टेप हमारा क्या था, एक दफ़ा अपने थीम में स्टेप्स रिपीट कर ले। पहला स्टेप क्या था हमारा, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वेव डायग्राम, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और लास्ट पे मैंने बताया था एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस के क्या हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का, किसको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो होता है वो रिक्वायर नहीं होता। देख लें, नीड ऑफ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इज एलिमिनेटेड, यानी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो है वो इसमें यूज नहीं किया गया होता। सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है इसका, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट और साइज जो है ना वो रिड्यूस हो जाते होते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी पीआईवी जो होती है, पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज, वो 1/2 होते हैं सेंटर टेप के। अब मैं आपको पीक इनवर्स वोल्टेज बताता हूँ। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होते हैं याद रखें, ये वो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं जो डायोड के पैरेलल रिवर्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि द मैक्सिमम वोल्टेज across the parallel of diode in reverse direction। पीक इनवर्स का मतलब है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में डायोड के पैरेलल जो मैक्सिमम वोल्टेज पाए जाते हैं ना, रिवर्स डायरेक्शन में डायोड के पैरेलल जो मैक्सिमम वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। तो लेकिन आई होप सो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी पीक इनवर्स वोल्टेज की। तो हम बात कर रहे थे इसके एडवांटेज की। तो पीक इनवर्स वोल्टेज होते हैं इसके हाफ होते हैं सेंटर टेप की निस्बत। अच्छा, पीक इनवर्स वोल्टेज जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ना, उसके पीक इनवर्स वोल्टेज को वीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। वीएम मीन मैक्सिमम वोल्टेज। ओके हो गया। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो होता है, सेंटर टेप रेक्टिफायर जो होता है, इसके पीक इनवर्स वोल्टेज 2 वीएम होते हैं, यानी हाफ वेव का 2 टाइम होते हैं, ट्वाइस फैक्टर होता है, डबल होते हैं उनके। लेकिन याद रखिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है इसके 1/2 होता है सेंटर टेप से भी। मतलब क्या है, 1/2 इंटू 2 वीएम। सेंटर टेप के होते हैं ना 2 वीएम, तो इसका 1/2 ले लें तो फिर कितने बन गए, वीएम बन गए। तो मतलब सेंटर टेप से तो इसके कम ही होते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो लें जी नेक्स्ट जो है कि इसकी आउटपुट ट्वाइस होती है देन दैट ऑफ सेंटर टेप सर्किट, यानी आउटपुट वोल्टेज जो होते हैं ना वो इसके डबल होते हैं उसकी निस्बत, सेंटर टेप की निस्बत। तो लें जी एडवांटेज इसके क्लियर हो गए। अब हम मूव करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखें कि इसमें 4 डायोड्स चाहिए होते हैं। 4 डायोड्स, वहां पे देख लें हाफ वे में 1 डायोड था और सेंटर टेप में 2 डायोड थे, लेकिन यहाँ पे कितने चाहिए हमें, 4 डायोड्स। एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट की इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप वो डबल होता है सेंटर टेप सर्किट की निस्बत। इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, डायोड की बात हो रही है, डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है ना, डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से उनका वोल्टेज ड्रॉप होता है। और ये वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ये सेंटर टेप सर्किट से ये क्या होता है, ये ट्वाइस होता है, डबल होता है। तो ले जी आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे वाइंड अप होता है। तो हमने रेक्टिफायर के एरिया जो है वो हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को देखा, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर को देखा, फुल वेव रेक्टिफायर की दोनों टाइप्स को हमने स्टडी किया, फुल वेव सेंटर टेप को भी और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को भी। तो लें जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेक्टिफायर कि जितने भी लेक्चर हुए हैं आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लें जी, ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़।